वेलकम बैक टू माय चैनल डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स को देखेंगे और इसके बारे में हम देखेंगे कि ये क्या है। अगर आपको मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। सबसे पहले जो है वो काइनेमैटिक्स की बात करेंगे। जब भी फिज़िक्स में बात करते हैं तो एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी के साथ मैटर की बात करते हैं। यानी फिज़िक्स इज़ अ मैटर एंड एनर्जी रिलेशनशिप। मैटर एनर्जी रिलेशनशिप, मैटर एनर्जी रिलेशनशिप है फिज़िक्स। अगर मैटर एनर्जी रिलेशनशिप है तो एक रिलेशन में अगर इसको डिफ़ाइन करना हो तो E इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर है, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है, जहाँ E एनर्जी है, एम मास ऑफ द बॉडी और C फॉर स्पीड ऑफ द लाइट। तो स्पीड ऑफ द लाइट तक की, यानी कि मैक्सिमम जो हम जिस पॉइंट तक कैलकुलेशन हमारी पहुंची है, यानी स्पीड के कॉन्टेक्स्ट में, वो स्पीड ऑफ लाइट है, जो कि एक मेजर्ड क्वांटिटी है। तो आइंस्टाइन ने इससे रिलेट कर दिया एनर्जी को, तो मीटर पर सेकंड। तो एनर्जी और मैटर का रिलेशनशिप फिज़िक्स है। तो काइनेमैटिक्स क्या हुआ फिर? काइनेमैटिक्स मूविंग बॉडीज़ की बात है, यानी एनर्जी जो है वो अब ट्रांसफॉर्म हुई स्टैटिक एनर्जी से। कौन सी एनर्जी में बात चली गई? डायनामिक एनर्जी में। और डायनामिक एनर्जी में जब बात आ गई तो फिर मूविंग बॉडीज़ की बात हमने शुरू कर दी। तो जब हमने मूविंग बॉडीज़ की बात की तो फिर हमें स्केलर्स एंड वेक्टर्स का भी पता होना ज़रूरी है कि स्केलर्स और वेक्टर्स क्या हैं। तो या तो जब आपने बॉडी को मूव करवाया कोई फोर्स दे के, तो या तो वो किसी डायरेक्शन में जाएगी या डायरेक्शन लेस होगी। डायरेक्शन लेस कह दें, या वो मोशन जिसकी हमें डायरेक्शन का पता ना हो। कोई ना कोई डायरेक्शन तो ज़रूर होगी मोशन की। अगर हमें उसकी डायरेक्शन पता नहीं है तो फिर हम कहेंगे कि ये वाली क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी है। और अगर हमें उसकी डायरेक्शन का पता है तो फिर हम कहेंगे कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ये है, ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर आप डिस्टेंस कवर्ड की बात करें तो फिर ये स्केलर कहेंगे, इसको हम वेक्टर नहीं कह सकते, क्योंकि डिस्टेंस किस डायरेक्शन में कवर हुआ है ये यहाँ पे नोन नहीं है। दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ हमें जो मूविंग बॉडी है उसकी मैग्नीट्यूड तो पता है, लेकिन हमें डायरेक्शन पता नहीं है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी के कॉन्टेक्स्ट में हमें डायरेक्शन भी पता है और मैग्नीट्यूड भी पता है। और मैग्नीट्यूड में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? मैग्नीट्यूड में वो एंगल्स हैं जो वो बॉडी फॉर्म करती है विद द नॉर्मल, जिस तरह ये है और ये वाला 90 का एंगल। और फिर इसका रिजल्टेंट ड्रॉ करें अगर, तो फिर मज़ीद एंगल्स बनते चले जाएंगे, जैसे ये थीटा और ये भी थीटा। तो फिर हमें टेंजेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी एंगल्स को मेजर करने के लिए, जैसे साइन है, कॉज है, जैसे टैन है। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेट वगैरह ये सब वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, जबकि डिस्टेंस की हमने बात की वो स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा मास ऑफ द बॉडी ये भी स्केलर क्वांटिटी है। इसके अलावा लेंथ, टाइम, स्पीड, एनर्जी, टेम्परेचर, ये सब स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। अब अगर हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स की बात करें या रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स की बात करें तो वो हम पहले क्वाड्रेंट ड्रॉ करेंगे। अब हम देखेंगे कि कौन सी बॉडी ने कितना डिस्टेंस किस डायरेक्शन में कवर किया। अब ये मिसाल के तौर पर कोई बॉडी है और इसने ओरिजिन पॉइंट ऑफ ओरिजिन से जो है एक डिस्प्लेसमेंट कवर की, कुछ डिस्टेंस कवर किया और किसी डायरेक्शन में किया, तो फिर डिस्प्लेसमेंट है। तो फिर यहाँ पे इसने एंगल भी फॉर्म किया नॉर्मल से, और आपने इसको रिजॉल्व जब करना है तो इसको आपने नॉर्मल से मिला देना है, जैसे अभी हमने पहले बात की। तो ये जो नॉर्मल के साथ एंगल फॉर्म करती है, ये हमने कह सकते हैं कि वेक्टर्स को हमने रिजॉल्व कर दिया है। रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स है, वेक्टर्स को उसके छोटे हिस्सों में तोड़ दिया है। और फिर हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करते हुए अननोन साइड, लेंथ और डायरेक्शन को मेजर कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास बेस भी है, अब हमारे पास हाइपोटेन्यूज भी है, और अब हमारे पास परपेंडिकुलर भी है। बेस भी है, परपेंडिकुलर भी आ गया, हाइपोटेन्यूज भी आ गया, तो अब जो है ये रिजॉल्व हो जाएंगे। इसी को रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स कहते हैं। ये वाला वेक्टर जो है ये रिजल्टेंट है। रेस्ट एंड मोशन की बात करें तो रेस्ट वो जब बॉडी चेंज नहीं कर रही है अपनी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स,
when body does not change its position with respect to surroundings, then it is said to be in a state of rest. Or when body changes position with respect to surroundings, then it is said to be in motion. मोशंस के टाइप्स की बात करें तो सबसे पहले ट्रांसलेटरी मोशन है. इट इज़ सिंपली मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यानी जिग जैग मोशन नहीं है, रोटेटरी मोशन नहीं है, और ऑल ऑफ द पार्टिकल्स आर मूविंग यूनिफॉर्मली ऑफ दैट बॉडी. Then such a type of motion is called translatory motion. जैसे ट्रेन है, जैसे कार है. So this motion is an example of translatory motion. इसकी आगे टाइप्स हैं. लीनियर है, ये स्ट्रेट लाइन में मोशन है स्पेसिफिकली. इसके बाद रैंडम मोशन है, जैसे वाटर के पार्टिकल्स का रैंडम ब्राउनियन मोशन है. मोशन ऑफ पार्टिकल्स ऑफ वाटर, इट इज़ रैंडम मोशन और ब्राउनियन मोशन. और इसके बाद है सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में डेफिनेटली एक सर्कल में बॉडी रोटेट कर रही है विदाउट एन एक्सिस. इसमें कोई ऐसा पॉइंट नहीं है जिसके गिर्द वो घूम रही है. सेंटर ऑफ एक्सिस नहीं है, बस हमने रस्सी के साथ बॉल को बांध दिया और उसको घुमाना शुरू कर दिया. दिस इज़ अ सर्कुलर मोशन, बट देयर इज़ नो स्पेसिफिक एक्सिस ऑफ मोशन. तो जब एक्सिस ऑफ मोशन इन्वॉल्व नहीं है तो फिर इसको सिंपली आप सर्कुलर मोशन कहेंगे. और रिजल्टेंट सर्कुलर मोशन के केस में जिस फोर्स की हम बात करते हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स है. रोटेटरी मोशन की बात करें तो इट्स अ मोशन इन सर्कुलर इन अ सर्कल, लेकिन अलॉन्ग एन एक्सिस. एक एक्सिस का पॉइंट ज़रूर होगा जिसके गिर्द वो घूम रही है, जैसे कि व्हील है विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड एन एक्सल. जैसे कि फ़ैन है जिसमें एक सेंट्रल पॉइंट है जिससे वो कनेक्टेड है. तो ये वाले मोशन जो हैं ये सर्कुलर तो हैं, लेकिन इनको बाज़ाब्ता तौर पर रोटेटरी मोशन कहेंगे, क्योंकि इसमें एक एक्सिस इन्वॉल्व है जिसके गिर्द बॉडी मूव कर रही है. वाइब्रेटरी मोशन इज़ अ टू एंड फ्रो मोशन, यानी कि सर्टन वाइब्रेशंस पैदा होंगे जैसे पार्टिकल्स की होती हैं. जब उनको काइनेटिक एनर्जी दी जाती है तो किसी भी मादे के पार्टिकल्स जो हैं मैटर के, वो काइनेटिक एनर्जी के नतीजे में टू एंड फ्रो उनकी मोशन होती है. और जैसे कि सिंपल पेंडुलम है, ये भी टू एंड फ्रो मोशन है. तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो गया, ये भी वाइब्रेटरी मोशन की एग्जांपल है. डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ऑफ द ऑब्जेक्ट. और डिस्प्लेसमेंट की अगर ये स्केलर क्वांटिटी है, ये जो लेंथ ऑफ द पाथ है ये किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. और बॉडी मल्टीपल, जब हम एक जगह से दूसरी जगह जाएं और काफ़ी सारे ट्विस्ट्स एंड टर्न्स के नतीजे में फिर हम वहाँ मंजिल तक पहुँचे तो हमें नहीं पता होता कि हम कहाँ से होके कहाँ गए. ये डिस्टेंस है. हम पहुँच तो गए अपनी मंजिल तक, लेकिन विदाउट नोइंग द एक्चुअल डायरेक्शन, विद नो मैग्नीट्यूड कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया. ये तो हमें पता लग जाता है, लेकिन अक्रॉस किन डायरेक्शंस के एंगल्स के किया वो नहीं पता होगा. लेकिन डिस्प्लेसमेंट में हमारे पास मैग्नीट्यूड तो होगी ही होगी, लेकिन उसके साथ डायरेक्शन भी होगी. तो ये जो है दिस इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. दिस इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू इंटरवल्स. अब हम डियर स्टूडेंट्स बात करेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी की. जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो इसका मतलब ये है कि इट इज़ मूविंग, और मूविंग बॉडी की सर्टेनली एक स्पीड होगी. यानी स्पीड इज़
डिस्टेंस कवर्ड, जब वो चली है तो उसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया है, सो इट इज़ डिस्टेंस कवर्ड। और डेफिनेटली जब ये किसी प्लेन के अक्रॉस बात हो रही है, एक्स वाई प्लेन के अक्रॉस, तो फिर डेफिनेटली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो है वो बात करेंगे। तो कितना डिस्टेंस कवर किया, तो टाइम जो है इसमें एक इंडिकेटर होगा, टाइम हमारा एक इसमें एक्सिस होगा, टाइम हमारा एक प्लेन होगा। तो डिस्टेंस कवर्ड, टाइम इज़ वन डायमेंशन जिसके अगेंस्ट हम स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को मेजर करते हैं। तो डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज़ डायरेक्शन लेस in the sense that we cannot predict the direction because there are plenty of pathways which a certain body can use to reach a point। तो इसको आप मैथमेटिकली बात करें तो स्पीड s और डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस और स्पीड इंटरचेंजेबली यूज टर्म है। तो स्पीड इज़ बेसिकली डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी ओवर टाइम टेकन, सो दिस इज़ स्पीड। और वेलोसिटी की बात करें अगर, यही बात है कि बॉडी इज़ कवरिंग सम सॉर्ट ऑफ अ डिस्टेंस, बॉडी इज़ इन अ मोशन में है और विद सर्टन डायरेक्शन है। तो फिर जो उसकी स्पीड है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उसको अब हमने स्पीड नहीं कहना, उसको वेलोसिटी से डिनोट करना है। और वेलोसिटी v से डिनोट होती है। और यहाँ पे अब डिस्टेंस के बजाय आपने वेक्टर क्वांटिटी को लिखना है, क्योंकि नाउ दिस इज़ वेक्टर क्वांटिटी। तो आप कहेंगे कि वेलोसिटी इज़ डिस्प्लेसमेंट ओवर सर्टन टाइम। इसके बाद हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे। एक्सेलरेशन इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। जब भी कोई बॉडी एक मोशन में होती है तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो अपने पे लगने वाली सारी फोर्सेस को बैलेंस आउट कर लेती है, ओवरकम कर लेती है। जिस पॉइंट पे वो सारी लगने वाली फोर्सेस को, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स है कार पे लगने वाली, उनको ओवरकम कर पाए तो फिर वो एक्सेलरेट भी करेगी, क्योंकि उसने अब अपनी सारी फोर्सेस को ओवरकम कर लिया। अब जो है उसका रेट ऑफ चेंज होता रहेगा, किसका, वेलोसिटी का। इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। दिस इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर सर्टन टाइम। और अगर इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो दिस इज़ वी आई ओवर टी, वेयर वी एफ इज़ फाइनल वेलोसिटी, वी आई इज़ इनिशियल वेलोसिटी। तो ये एक टाइम स्पैन आ गया हमारे पास जिसमें रेट ऑफ चेंज जो है वो मेजर किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड की, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि एक कंटिन्यूटी है। कंटिन्यूटी का मतलब ये है कि टाइम के अगेंस्ट जो भी उसकी स्पीड बढ़ रही है या वेलोसिटी के चेंज आ रहा है या एक्सेलरेशन का चेंज आ रहा है, वो यूनिफॉर्म है। तो ये एक रिदमिक आप कह सकते हैं चेंज है, जिसका ग्राफ हमेशा आपको इस तरह का मिलेगा। जब भी डिस्टेंस की बात करेंगे, जब भी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, जब भी एक्सेलरेशन की बात करेंगे, तो यहाँ पे आपको टाइम के अगेंस्ट एक स्ट्रेट लाइन जो है वो इस तरह से मिलेगी, जिसका मतलब ये है कि टाइम के अगेंस्ट एक यूनिफॉर्म वेरिएशन है। तो ये एक, इसको कहेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एज द केस में बी। अगर यूनिफॉर्म ना हो तो फिर आपको कर्व्स मिलेंगे, इसी तरह से स्पीड का, इसी तरह से वेलोसिटी का, इसी तरह से एक्सेलरेशन का। तो ये इस तरह से वेरिएशंस आपको मिलेंगी टाइम के अगेंस्ट। अब ये यूनिफॉर्म स्पीड नहीं है, ना ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और ना ही यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। अगर पॉजिटिव हो तो वो एक्सेलरेशन ही है, जब उसने सारी फोर्सेस को ओवरकम कर लिया। और अगर आपने ब्रेक्स अप्लाई कर दी तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगी, यानी नेगेटिव में वैल्यू आएगी, इसको डिसेलरेशन कहते हैं। तो जब भी हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इस पर टेंजेंट्स भी बनते हैं। जब भी आप इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे और यूनिफॉर्म स्पीड, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो आप यहाँ पे टेंजेंट्स भी बना सकते हैं
क्योंकि ये यूनिफॉर्म स्पीड किसी पॉइंट पे आकर यहाँ एक्स एक्सिस को भी कट करेगी और यहाँ पे वाई एक्सिस के साथ भी इसकी कनेक्टिविटी होगी, और यहाँ पे किसी सर्टेन पॉइंट पे ये एक यूनिफॉर्मिटी के लिए कटिंग भी होगी। किसी पॉइंट पे आप एक टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं उस एक सर्टेन इंस्टेंट पे किसी ना किसी वैल्यू और क्वांटिफिकेशन के लिए या एंगल्स की मेजरमेंट के लिए। तो ये थीटा यहाँ पे एंगल है, ये 0 पॉइंट है जहाँ से ये बॉडी स्टार्ट की, यहाँ पे डिस्टेंस है, वेलोसिटी है, ये एक्सेलरेशन है, यहाँ पे टाइम है। तो अब आपके पास 2 टाइम स्पेन्स आ गए, एक यहाँ से आपने लिया इंटरवल, एक ये लिया, तो ये t2 माइनस t1 हो गया, और यहाँ पे डिस्टेंस के लिए या वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के लिए ये एक इनिशियल कंडीशंस हो गई और ये फाइनल कंडीशंस हो गई। तो आप कह देंगे दिस इज़ वी एफ माइनस वी आई। और इसी तरह से इसी ग्राफ में अगर मैपिंग करनी हो कि कौन सा एरिया जो है वो स्पीड को डेजिग्नेट कर रहा है या वो कौन सी किस किस्म का एरिया बन रहा है जोन ऑफ वेलोसिटी, तो वो देखें यहाँ पे ये वाला जो जोन है इसको बिलो द प्लेन भी बन रहा है, अप द प्लेन भी बन रहा है। तो ये हमारी सूरत हाल पे डिपेंड करेगा कि हम उस टाइम पे बिलो द सरफेस ऑफ दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी के एरिया को या ट्रायंगल को कंसीडर करेंगे या अप वाली को। तो ये दोनों बेसिकली ट्रायंगल्स हैं और ये दोनों जो हैं एरियाज़ हैं अंडर टाइम ग्राफ, टाइम डिस्टेंस ग्रेडियंट, जिनको हम मैथमेटिकली इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के कॉन्टेक्स्ट में मेजर कर सकते हैं। इसके बाद इसको आप दूसरे कॉन्टेक्स्ट में देखें, अगर आपने एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो ये हाफ ऑफ द डिस्टेंस होगा फॉर दैट ट्रायंगल, और इसके टाइम वाला एट्रीब्यूट होगा और दूसरा एट्रीब्यूट होगा, यानी जो 2 साइड्स हैं जिनको हम यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये ट्रायंगल को यूज़ करते हुए हाफ ऑफ द डिस्टेंस लें तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ अ ट्रायंगल किसके बराबर होता है, वी नो दैट हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे जो बेस और परपेंडिकुलर बनेंगे टाइम और स्पीड के कॉन्टेक्स्ट में वो v हैं और t है। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन भी हैं, vf इज़ इक्वल टू vi प्लस at, और 2gs या 2as इज़ इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर, और तीसरी है डिस्टेंस के लिए vit प्लस हाफ at स्क्वायर। तो ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है बॉडी की। अगर कंसीडर किया जाए कि उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड या एक्सेलरेशन है तो फिर हम इसको यूज़ करते हुए यूनिफॉर्म स्पीड को कंसीडर करते हुए और मोशन को स्ट्रेट लाइन में कंसीडर करते हुए, एक्सेलरेशन और वेलोसिटी को यूनिफॉर्म कंसीडर करते हुए और तो है इन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए। फ्री फॉल एक्सेलरेशन की बात करें तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन की बात है बेसिकली। एक बॉडी ज़मीन से हाइट की तरफ भेजी गई अंडर सम फोर्स, तो उसको हमने प्रोजेक्ट किया अपर स्पेस में, ज़मीन की ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट उसका मोशन करवाया। तो एक सर्टन पॉइंट तक जो आपने उसको एनर्जी दी थी जो उसने यूज़ की काइनेटिक एनर्जी के कॉन्टेक्स्ट में देखें अगर बात, तो फिर ये वापस भी एक पॉइंट पे आएगा जब उसकी एनर्जी जो उसको आपने पोटेंशियल एनर्जी जो उसको आपने दी जिसको उसने काइनेटिक में ट्रांसफॉर्म किया और मूव किया, फिर वही बॉडी जो है दोबारा अपनी एनर्जी को लूज़ करके फिर अंडर फ्री फॉल ग्रेविटेशनल फोर्स की इन्फ्लुएंस में वापस आएगी। अब उसके पास अपनी कोई एनर्जी नहीं है और वो ज़मीन की कशिश के इन्फ्लुएंस में आकर वापस ज़मीन से टकराएगी। तो इसको कहते हैं फ्री फॉल मोशन, कि बॉडी की अपनी कोई एनर्जी नहीं है, उसके पास जितनी एनर्जी थी वो उसने कंज्यूम कर ली और उसके बाद अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वो ज़मीन पर आ गई। W इज़ इक्वल टू mg, इसका एक रिलेशन है 2as इज़ इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर में a को आप g से रिप्लेस कर देंगे, अब यहाँ ग्रेविटेशनल फोर्स की बात है तो इस तरह से, और vf इज़ इक्वल टू vf इज़ इक्वल टू vi प्लस gt हो जाएगा, a इज़ रिप्लेस्ड बाय ग्रेविटी। एक्सेलरेशन इज़ नाउ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, सो दिस इज़ हाउ इट इज़। इसके बाद एक रिलेटिविटी की थ्योरी है कि डिफरेंट डायमेंशन से डिफरेंट वेंटेज पॉइंट से जब आप किसी मोशन को ऑब्जर्व करते हैं तो वो जो उसका ग्रेडियंट होता है टाइम और डिस्टेंस का, वो डिफरेंट वेंटेज पॉइंट से आपको डिफरेंट पोजीशंस पे आपको एक ही मूविंग बॉडी नज़र आएगी। तो इसको कहते हैं रिलेटिविटी। तो जो आपका टाइम जोन है और आपकी डायमेंशंस हैं वो जब चेंज होंगी तो उस बॉडी की डायमेंशंस भी आपको वो नज़र नहीं आएगी जो आपने इनिशियल पहले वाले पॉइंट से देखी थी। तो आपकी पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जो चेंज होती चली जाएगी उसी तरह से उस बॉडी की वो बॉडी भी आपको डिफरेंट लोकेलिटी पोजीशन पे नज़र आएगी। दिस इज़ रिलेटिविटी।